गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 11 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे भारत में पहली बार मिला लिथियम का भंडार जानेंगे। पीएम शेख हसीना ने किया जयदेवपुर टोंगी रेल लाइन का उद्घाटन। पीएम मोदी ने दिखाई 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी। ऊर्जा संकट पर किस देश ने आपात की स्थिति की है घोषणा। भारत की पहली फिनटेक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। SSLV D2 रॉकेट का सफल परीक्षण कर दिया है इसरो ने। डिस्कस करेंगे इस रॉकेट के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी आज के सेशन में जानेंगे। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ हो रहा है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है। फाइजर इंडिया के नए CEO कौन बन गए हैं और विश्व दलहन दिवस भी डिस्कस करेंगे। साथ ही में क्लास के लास्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की इसमें चर्चा की जाएगी। इसी के साथ कल की क्लास का भी क्विक रिवीजन करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जिससे क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को समय पर मिल जाएगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्न में से किसने भारत में ड्रोन के लिए पहला अनमेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर नितिन गडकरी। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में, और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी परीक्षा के लिए। तो याद रखेंगे, लिथियम के भंडारों की खोज की गई है जम्मू कश्मीर में, और ये भारत के भविष्य के लिए यानी कि आगे हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो जानेंगे लिथियम के बारे में कि आखिर ये है क्या और इसकी ज़रूरतें क्या है, वो डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले 3 राज्य और देख लेते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। यह है केरल, राजस्थान और बिहार। याद होगा आप सभी को, कुछ समय पहले गोल्ड के जो भंडार हैं वो बिहार में खोजे गए हैं। गोल्ड यानी कि सोना। राजस्थान से याद रखेंगे आप सभी खेतड़ी। खेतड़ी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि जो खेतड़ी की खाने हैं ये किस राज्य में है, राजस्थान में, और किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखेंगे तांबा के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है खेतड़ी की खाने। वहीं केरल से आपको याद रखना है थोरियम। थोरियम जो है ये केरल में मोनोजाइट नामक जो रेत पाई जाती है उसमें मिलता है। ये पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं लिथियम के बारे में। तो लिथियम ये जो खोजा गया है या लिथियम के जो भंडार मिले हैं ये सलाल हेमनाथ क्षेत्र में मिले हैं, और ये कहाँ पर आता है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। वर्तमान में भारत लिथियम, निकिल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। याद रखेंगे आप सभी, इस खोज से भारत की अन्य देशों पर लिथियम की जो निर्भरता है वो कम होगी। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर है क्या लिथियम। तो देखिए, यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है Li। यह एक नरम तथा चांदी के समान सफ़ेद धातु है, जैसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। यह कुछ इस प्रकार का दिखता है। मानव परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। यह क्षारीय एवं दुर्लभ धातु है। लिथियम, याद रखेंगे इसका उपयोग क्यों है और इसकी मांग क्यों बढ़ती जा रही है। तो मोबाइल फ़ोन, जो हमारे पास जो फ़ोन होते हैं उसमें जो बैटरी होती है वो किसकी बनी होती है, लिथियम की। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जेबल जो बैटरी होती है ये प्रमुख घटक हैं किसके, लिथियम के। इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है भविष्य में। आगे डिस्कस करेंगे कि इसका जो उपयोग है वो कुछ रिचार्जेबल बैटरी में हृदय, पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसी चीज़ों के लिए भी किया जाता है, और भारत इसको आयात करता है। सर्वाधिक भंडार वाले देश कौन से हैं, तो पूछे जा सकते हैं। याद रखेंगे, चिली है, ऑस्ट्रेलिया है और अर्जेंटीना है। लिथियम लेटेस्ट करेंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में
भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। ओला इलेक्ट्रिक ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयरन सेल का जो है अनावरण किया था। भारत की पहली जो लिथियम रिफाइनरी बनाई जाएगी फ्रेंड्स, ये बनेगी गुजरात में। तो ये पॉइंट, जो 3 पॉइंट हैं, ये आप सभी याद रखेंगे लिथियम से संबंधित। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप सभी एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से आपको लोगो दिखाई देगा और यहीं से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी पीडीएफ होंगी या जो भी क्लास का अपडेट होगा वो सभी आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला सवाल है कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा कर दी है? तो ऊर्जा के संकट को लेकर जो आपदा की स्थिति की घोषणा है वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है, यानी कि ये घोषणा दक्षिण अफ्रीका की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। याद रखेंगे आप सभी। इसी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि श्रीलंका से याद रखेंगे कि श्रीलंका ने कुछ समय पहले यानी कि 2022 में आर्थिक आपातकाल लगाया था। इटली से याद रखेंगे कि 2022 में इटली ने सूखे के लिए आपातकाल लगाया था। ठीक है, तो ये 2 आपातकाल आप सभी को याद रखने हैं और आपात की स्थिति ऊर्जा संकट को लेकर ये दक्षिण अफ्रीका ने घोषित कर दी है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बिजली संकट के कारण आपदा स्थिति घोषित की गई है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका कई संकटों का सामना कर रहा है, जिनमें बिजली संकट, बेरोजगारी, अपराध और हिंसा में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे हैं। देश में करीब 10 साल से बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी बड़े पैमाने पर लूटपाट, भ्रष्टाचार के बीच आर्थिक रूप से कमजोर हुई हैं, जिसके कारण बिजली संकट पैदा हुआ है। डिस्कस करेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में। और याद होगा आप सभी को कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के साथ हस्ताक्षर भी किए गए हैं चीतों को लेकर, यानी कि भारत में और भी चीते लाए जाएंगे। और कहां से लाए जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है, इनका नाम है सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। केप टाउन यहाँ की विधायी राजधानी है, प्रिटोरिया यहाँ की कार्यकारी राजधानी है और ब्लोमफोंटेन यहाँ की न्यायिक राजधानी है। यहाँ की मुद्रा को कहते हैं रेंड। याद रखेंगे, तीनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैप में आप सभी दक्षिण अफ्रीका की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। यह है साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में ही एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं लिम्पोपो नदी। याद होगा आप सभी को कि ये जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। याद रखेंगे, 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है। किसको? मकर रेखा को। साउथ अफ्रीका में ही यहीं पर आपको एक देश देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं नामीबिया। तो अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि नामीबिया की राजधानी और मुद्रा क्या है। अगला सवाल है कि किस देश की पीएम शेख हसीना ने जयदेवपुर टोंगी रेल लाइन के भारतीय एलओसी वित्त पोषित हिस्से का उद्घाटन कर दिया है? तो ये कहाँ की पीएम है वर्तमान में? तो ये है बांग्लादेश की पीएम। और इन्हीं के द्वारा हाल ही में बांग्लादेश में जो मेट्रो सुविधा शुरू की गई है, पहली मेट्रो जो चलाई गई है, उसका उद्घाटन भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा किया गया। इससे पहले अगर रिलेट कर सकते हैं तो याद रखेंगे कि जो पद्मा पुल बनाया गया है बांग्लादेश में, उसका उद्घाटन भी शेख हसीना जी के द्वारा ही किया गया था। वहीं बात की जाए इस रेल लाइन की, तो भारत की ओर से उपलब्ध कराए गए रियायती ऋण के तहत वित्त पोषित ढाका टोंगी जयदेवपुर रेल लाइन परियोजना का यह शुरुआती खंड है। इसके अलावा याद रखेंगे आप सभी कि जो मैत्री और बंधन एक्सप्रेस है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। अब आपको बताना है कि समझौता एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है। साथ ही में याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लिंक कौन कौन से हैं? तो अगरतला अखूरा, राधिकापुर बिरोल, हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है। सिंगाबाद और रोहनपुर, पेट्रापोल और बेनापोल, ये सभी जो रेल लिंक है ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। मैप में आप सभी बांग्लादेश की लोकेशन देख सकते हैं। यह है बांग्लादेश और बांग्लादेश की राजधानी को कहते हैं ढाका। गंगा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है।
बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल हामिद हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 फरवरी को किस शहर से 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये दोनों वंदे भारत ट्रेनों को जो हरी झंडी दिखाई गई है ये मुंबई महाराष्ट्र से दिखाई गई है। और इन ट्रेनों के चलने के बाद महाराष्ट्र की ये तीसरी, यानी कि महाराष्ट्र में 3 वंदे भारत हैं। कितने? 3। याद रखेंगे आप सभी। डिस्कस करेंगे आगे इसी के बारे में। तो पहली जो वंदे भारत है, यानी कि जो 2 को हरी झंडी पीएम मोदी जी द्वारा दिखाई गई है, तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से मुंबई सोलापुर वंदे भारत। इसके बाद मुंबई को अहमदनगर के मंदिरों के शहर साईनगर सिटी से जोड़ने वाली दूसरी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। 2 ट्रेनों के चालू होने से मुंबई में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ के 3 हो गई है। देश में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो देश में हो गई है 10। महाराष्ट्र में पहली वंदे भारत मुंबई को गुजरात के गांधीनगर से जोड़ती है, याद होगा आप सभी को। साथ ही में इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर सांता क्रूज चैम्बर लिंक रोड खंड और कुरार अंडरपास को भी जनता को समर्पित किया है। इसी के साथ यहाँ पर अल जामिया तो सेफिया के एक नए परिसर का भी उद्घाटन किया है। अब ये क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का ये एक शैक्षणिक संस्थान है जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं वंदे भारत की। तो पहली वंदे भारत 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। इस ट्रेन में एक स्वचालित इंजन होता है जो कि डीजल की बचत कर सकता है। बिजली के उपयोग को 30% तक यह कम कर सकता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का जो निर्माण है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पर है? चेन्नई। इसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। स्पीड की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से ये चलती है। 2022-23 के केंद्रीय बजट में 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें भारत में चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अगला सवाल है कि इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है? तो फ्रेंड्स 3 सैटेलाइट इससे छोड़े गए हैं। तीनों के नाम जानेंगे आगे। 3 सैटेलाइटों को कहाँ से छोड़ा गया है? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो स्पेस सेंटर है वहाँ से इनकी लॉन्चिंग की गई है। इनमें इसरो की सैटेलाइट EOS-7 है। चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स की जो सैटेलाइट है, जिसके बारे में डिस्कस ही किया था कल या परसों की क्लास में, आजा सेट 2 को लॉन्च किया गया है। और अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष की एक सैटेलाइट है जिसे हम कहते हैं जेन्स अस फर्स्ट, इसका ये भी इसमें शामिल है। यानी कि 3 सैटेलाइट को इससे लॉन्च किया गया है। इन तीनों सैटेलाइट को 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। किससे इनकी लॉन्चिंग हुई है? तो इसरो का सबसे छोटा नया रॉकेट है जिसे हम कहते हैं SSLV D2। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे आप सभी कि इसरो का सबसे छोटा और नया रॉकेट कौन सा है? तो SSLV D2 है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर। याद होगा आप सभी को कि जो निसार उपग्रह है इसे इसरो और नासा ने मिलकर तैयार किया है और इसरो इसे जल्दी ही लॉन्च करेगा। भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो ये फरवरी के महीने में मनाते हैं। हाल ही में खबरों में देखी गई मध्यम घनत्व वाली अनाकार बर्फ किस पदार्थ से भरे पात्र में बनाई गई थी? तो स्टेनलेस स्टील में इसको बनाया गया था और इस समय ये सुर्खियों में बना हुआ है, तो याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये हो रही है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इस अवसर पर मोदी जी ने ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इन्वेस्ट यूपी 2.0 का भी शुभारंभ किया है।
इस इन्वेस्टर समिट की जो थीम है वो उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन है। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई है। इससे पहले याद होगा आप सभी को कि मध्य प्रदेश में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के जिले इंदौर में आयोजित किया गया था। विदेशों में यूपीआई से भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई है, तो ये कंपनी बन गई है फोनपे। अब फोनपे के जरिए आप विदेशों में भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें उपयोगकर्ता को अपने भारतीय बैंक से सीधे विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व दलहन दिवस मनाते हैं 10 फरवरी को। दलहन तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है में से कोई ना जानता हो। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस पहली बार साल 2016 में मनाया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी 2019 को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। और इसकी जो 2023 की थीम है वो है सतत भविष्य के लिए दालें। अब आप बताइए कमेंट्स करके कि संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूएन ने किस वर्ष को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाजों का जो वर्ष है ये किस वर्ष को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देता है। दलहन क्या है, तो आप सभी जानते हैं दाल है। दलहन उस अन्न को कहा जाता है जिनसे दाल बनती है। यह वनस्पति जगत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मटर, चना, मसूर, राजमा, उड़द, मूंग इत्यादि इसके उदाहरण हैं। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है फ्रेंड्स। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो विश्व में पैदा होने वाली कुल दालों का लगभग 25% उत्पादन करता है। दालों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। देखिए, एक तो आप थीम याद रखेंगे विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये पूछा जा सकता है। और पांचवा पॉइंट याद रखेंगे कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आता है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है। तो फ्रेंड्स, इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा है। अगला सवाल है कि फाइजर इंडिया ने किसे हाल ही में अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो फाइजर इंडिया की जो सीईओ हैं वो बन गई हैं मीनाक्षी नेप्तिया, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इनकी जो नियुक्ति होगी यानी कि ये जो काम करना शुरू करेंगे 3 अप्रैल 2023 से, और 5 वर्षों के लिए ये इस पद पर रहेंगी। तो नाम आप सभी को याद रखना है। क्लास की शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। तो याद रखेंगे भारत में ड्रोन के लिए पहला अनमेट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है, और इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। कल की क्लास का जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है, जम्मू कश्मीर में। जैविक सेंसर से लैस एक नया सूंघने वाला जो रोबोट है ये इसे किसने विकसित किया है, तो इसे बनाया है किसने, याद रखेंगे इजराइल ने इसे बनाया है। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है, ऑस्ट्रेलिया। कितने देशों द्वारा क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया जा रहा है, तो 4 देशों द्वारा यह शुरू किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा। निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ आश्रय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ।
कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना लागू करता है? भारी उद्योग मंत्रालय। और इस योजना को अच्छे से याद कर लेना, कल की क्लास में पढ़ाया गया है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है क्योंकि बजट में हाल ही में इसका प्रावधान मतलब इसके लिए जो राशि है वो बढ़ा दी गई है, तो पूछी जा सकती है ये योजना आप सभी से। कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित कोइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो इसकी घोषणा हाल ही में आरबीआई के द्वारा की गई। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है गैरी बैलेंस। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन दोस्त से नाम दिया गया है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। आज डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानवाधिकार आयोग समिति का गठन किया गया? एलोनोर रूजवेल्ट के अध्यक्षता में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसका मुख्यालय आता है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ये कितने समय का होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ये कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है? तो ये एक स्वायत्त यानी कि विधिक संस्था है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर देख लेते हैं। ग्राम रक्षा समितियों को पुनर्स्थापित करने की घोषणा किसने की है? सही आंसर था ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने भारत के किस राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया? उत्तर प्रदेश के अमेठी में। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी को किया गया, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, 2015। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण की शीर्ष थिंक टैंक संस्था है जो इनपुट प्रदान करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों प्रकार की, यानी कि निर्देशकीय भी है और नीतिगत भी है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ बनाया गया? किस देश को मार्च 2023 से झारखंड के गोड्डा बिजली संयंत्र से बिजली की आपूर्ति की जाएगी? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।